वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द वॉर विद ग्रैंडपा। जब एक 11 साल के लड़के के नाना जी उनके घर पर रहने आ जाते हैं और उनकी वजह से उस लड़के का रूम उससे छिन जाता है, तो अपना रूम वापस हासिल करने के लिए वो नाना जी के खिलाफ एक जंग ही छेड़ देता है। लेकिन बदले में नाना जी क्या करते हैं और उनके बीच ये जंग किस हद तक जाती है, उसके लिए सीधे मूवी की कहानी पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत में एड नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक ग्रोसरी स्टोर में घर का कुछ सामान खरीदने आता है। हाल फिलहाल में इस ग्रोसरी स्टोर का रिनोवेशन किया गया था जिससे कस्टमर्स को अब खुद ही चेकआउट करना था। लेकिन एड को ये नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं आती और आइटम्स को स्कैन करने में उसे बहुत दिक्कत आती है। इसलिए वो चिढ़ जाता है और कुछ आइटम्स बगैर स्कैन किए ही बाहर जाने लगता है। जब स्टोर का मैनेजर ये देखता है तो उसे रोकने के लिए दौड़ता हुआ बाहर आता है। मैनेजर को एकदम से अपने पीछे देखकर एड घूमकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाहर खड़े कुछ बूढ़े लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो सब मिलकर जो भी उनके हाथ में था उसे वो उस मैनेजर के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। इस पूरे ड्रामे में एड के पैर में चोट आ जाती है और ये खबर मिलते ही उसकी बेटी सैली उससे मिलने घर आ जाती है। एड की वाइफ की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी, तब से उसकी बेटी उसे अपने घर ले जाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन एड जाने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी वाइफ की यादों के साथ अपनी बाकी जिंदगी इसी घर में बिताना चाहता था। मगर अब जब उसके पैर में चोट भी लग गई थी और उसकी देखभाल के लिए किसी न किसी का उसके साथ होना बहुत जरूरी था, तो सैली उसे अपने घर ले जाने की जिद पर अड़ जाती है। एड कहता भी है कि मछली और मेहमानों में से 3 दिन के बाद बदबू उठने लगती है, मगर सैली आज उसकी एक नहीं सुनती और एड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। दूसरी ओर एड के आने की खबर से उसका ग्रैंडसन यानी सैली का बेटा जिसका नाम पीटर है, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अपने नाना जी के लिए उसे अपना कमरा छोड़कर ऊपर स्टोर रूम में शिफ्ट होना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही स्कूल का एक सीनियर लड़का रॉकी उसे रोज परेशान करता रहता है, ऊपर से अपना रूम हाथ से जाने की बात सोचकर वो काफी टेंशन में आ गया था। घर पर उसके मॉम डैड में से कोई उसकी एक नहीं सुनता और उसका सामान ऊपर स्टोर रूम में पहुंचा दिया जाता है, जिस पर उसकी बड़ी और छोटी दोनों बहनें उसका खूब मजाक बनाती हैं। इसके बाद जब एड उनके घर पहुंचता है तो पीटर के मॉम डैड और उसकी दोनों बहनें बाहर तक उसे लेने आती हैं, लेकिन पीटर बाहर नहीं आता। जब एड उस रूम में पहुंच जाता है जो पहले पीटर का था, तो थोड़ी देर बाद पीटर भी वहां आकर उससे मिलता है। एड उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पीटर बात को घुमा फिरा कर उसे ये जाहिर कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रूम मुझसे छीन लिया गया है। एड बच्चा समझकर उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसके जाने के बाद अपनी वाइफ की फोटो को देखते हुए उसकी यादों में खो जाता है। अब स्कूल में पीटर जब अपने दोस्तों को अपना कमरा छीन जाने की बात बताता है तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और अपना कमरा वापस पाने के लिए ऐलाने जंग भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। दूसरी ओर घर पर एड पूरा दिन कमरे में बस खिड़की के पास बैठा बाहर की ओर देखता रहता है। सैली की छोटी बेटी जेनी जब उससे बात करने और उनके साथ खेलने की कोशिश करती है तो एड उससे प्यार के साथ मना कर देता है। शाम को पीटर स्कूल से वापस आता है और स्टोर रूम में चूहे और चमगादड़ों से उसका सामना होता है, तो अपने दोस्तों की बात मानकर वो एक पेपर एड के कमरे में सरका देता है जिस पर उसने लिखा था कि जो चीज मेरी है अगर वो मुझे वापस नहीं मिली तो फिर जंग होगी। नीचे वो अपना कोड नेम सीक्रेट वॉरियर भी लिखता है, लेकिन एड आज फिर से इसे इग्नोर ही कर देता है। अगली सुबह एड का एक पुराना दोस्त जेरी उससे मिलने के लिए फोन करता है। एड उससे बहाने बनाने लगता है, लेकिन सैली कहती है कि घर में पड़े पड़े कब तक मोम की फोटो को देखते रहोगे, थोड़ा बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मिलोगे तो आपका भी दिल बहल जाएगा। आखिर एड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब नाश्ते के दौरान पीटर एड से पूछता है कि रात को उसे ठीक से नींद आई या नहीं, या फिर कमरे में कोई अजीब बात तो नहीं हुई, लेकिन एड उसकी बातों को ऐसे इग्नोर करता रहता है जैसे उसे वो ऐलाने जंग वाला पर्चा मिला ही ना हो। इसके बाद सैली एड को उसके दोस्त जेरी के पास छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है। जेरी एड को अपने एक और दोस्त डैनी से मिलवाता है और तीनों पार्क में घूमने निकल जाते हैं। एड के दोनों दोस्त भी उसी की तरह रिटायर थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट के दिनों के वो खूब मजे ले रहे थे। जेरी नए नए गैजेट से खेलने का अपना शौक पूरा कर रहा था, तो डैनी खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने और उनसे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एड उन्हें पीटर का वो लेटर दिखाता है तो वो हैरान होकर कहते हैं कि ये सब सही नहीं है, तुम्हें उस बच्चे का कुछ करना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एड फिर से इस बात को टालते हुए कहता है कि वो छोटा बच्चा ही तो है, वो कुछ नहीं करेगा। इधर स्कूल में पीटर अपने दोस्तों को फिर ये बात बताता है कि उसके नाना जी ने वो ऐलाने जंग वाला पर्चा पढ़ने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे नाना जी ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो तुम्हें इस जंग की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। पीटर को उनकी बात सही लगती है और घर पर रात को एड अपने कमरे में जब गहरी नींद में सो रहा होता है तो पीटर एक रिमोट कंट्रोल वाली कार उनके कमरे में भेजता है और इसमें एक बहुत तेज म्यूजिक बजने लगता है। तेज म्यूजिक से एड की आंख खुल जाती है और वो उस कार को पकड़ने की कोशिश में बेड से नीचे लुढ़क जाता है। कार तो उसके हाथ नहीं आती, लेकिन इसमें लगा एक पर्चा उसे मिल जाता है जिस पर लिखा था कि दूसरों का रूम
चुराने वाले चैन की नींद कैसे सो सकते हैं। ये पढ़कर एड को इस बार गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर पीटर के रूम में जाकर उससे कहता है कि आधी रात को इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीटर कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये तो एक जंग है। मेरा ऐलान जंग वाला पर्चा तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एड कहता है कि जंग के लिए एक दुश्मन की जरूरत होती है, भला अपनी ही फैमिली के खिलाफ कौन जंग करता है। पीटर कहता है कि कुछ भी हो पर जो चीज मेरी है उसे मैं वापस लेकर रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे किसी के साथ जंग ही क्यों न करनी पड़े। एड कहता है कि तुम अभी गुस्से में हो इसलिए सो जाओ। ये कहकर वो जाने लगता है तो पीछे से पीटर उसे आई लव यू भी कहता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि जंग तो होकर रहेगी। अब सुबह को जेनी एड के रूम में आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। एड उसे यहाँ से बाहर भेजने के लिए कुछ मार्बल देने लगता है, लेकिन मार्बल्स का जार टेबल से बुरी तरह चिपका हुआ था। एड इसे उठाने के लिए जोर लगाता है तो उठने की बजाय ये टूट जाता है और सारे मार्बल्स बिखरकर पूरे फर्श पर फैल जाते हैं और इनके ऊपर फिसलकर वो गिर पड़ता है। पीटर को जेनी से जब ये बात पता चलती है तो वो मुस्कुराता है और ऊपर अपने रूम में जाकर कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। तभी खिड़की में से इशारा करके एड उसे अपने कमरे में बुलाता है। पीटर वहां जाकर पूछता है कि बताइए नाना जी, कोई परेशानी है क्या। एड मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाता है और पूछता है कि तुम सच में जंग ही करना चाहते हो, लेकिन याद रखना कि जंग से नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता और जंग करने वाले अक्सर जीत कर भी हार जाते हैं। पीटर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। ये सुनकर एड कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन जंग के कुछ रूल्स होते हैं। ये कहकर वो एक पेपर पर जंग के 2 रूल्स लिखता है। पहला ये कि इस जंग की वजह से हम दोनों के अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और दूसरा ये कि इस जंग के बारे में हम अपनी फैमिली में किसी को नहीं पता लगने देंगे। पीटर मान जाता है और इस एग्रीमेंट पर दोनों अपने अपने साइन भी करते हैं। इस जंग में पीटर अपना नाम रखता है सीक्रेट वॉरियर, जबकि एड सीनियर सोल्जर के नाम से अपने साइन करता है। अब रात को जब पूरी फैमिली के साथ वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं तो इस दौरान एड की आंख लग जाती है और उसकी आंख लगते ही पीटर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह एड कमरे में अपने पुराने जमाने के म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक सुनने लगता है। तभी म्यूजिक प्लेयर में कुछ गड़बड़ होने लगती है और इसकी डिस्क इतनी तेज घूमती है कि म्यूजिक प्लेयर के पुर्जे टूटकर हवा में बिखर जाते हैं। ये देखकर एड मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है पीटर, तुमने अच्छी चाल चली। थोड़ी देर बाद वो शेविंग करने के लिए शेविंग क्रीम मुंह पर लगा लेता है, लेकिन वो इस पर उस तरह नहीं चला पाता क्योंकि ये शेविंग क्रीम नहीं बल्कि सीलेंट फोम था जो उसके चेहरे पर जमकर बिल्कुल हार्ड हो चुका था। पीटर ने इस पर शेविंग क्रीम का लेबल लगाकर एड के कमरे में रख दिया था। अब एड गुस्से में बुरी तरह चिल्लाता है तो पीटर के डैड ये सुनकर अंदर आ जाते हैं, मगर उनके आते ही हड़बड़ाहट में एड का टॉवल खुलकर नीचे गिर जाता है तो वो भी डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे तैसे एड उस फोम को छुटा तो लेता है, लेकिन उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। इसके बाद नाश्ता करके पीटर स्कूल के लिए जाने लगता है तो एड आवाज देकर उसे कहता है कि अपनी नोटबुक तो लेकर जाओ। अब स्कूल में पीटर के दोस्त उससे उसकी जंग के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने नाना जी के ऊपर कई बार अटैक किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तभी उनकी टीचर क्लास में आ जाती है और वो पीटर से उसका होमवर्क पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। पीटर पढ़ना शुरू करता है जिसे सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है क्योंकि एड ने उसके होमवर्क के साथ अच्छी खासी छेड़छाड़ की थी। इसे सुनकर टीचर गुस्से में उससे क्लास के बाद मिलने के लिए कहती है। पीटर और उसके दोस्त अब समझ गए थे कि ये जंग अब एक तरफा नहीं रह गई है और नाना जी ने भी अपना पहला अटैक कर दिया है, लेकिन वो भूल गए थे कि ये तो बस शुरुआत है। अब घर पर एड पीटर के रूम में जाता है और अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेकर कमरे में चारों तरफ नजर घुमाने लगता है। इसके बाद शाम को पीटर जब स्कूल से वापस आता है तो कमरे में जिस चीज से भी वो हाथ लगाता है वो तुरंत खुलकर नीचे बिखर जाती है। वो पहले कुर्सी पर से लुढ़कता है और फिर बेड पर बैठता है तो यहाँ भी उसे जोर का झटका लगता है। इसके अगले दिन एड अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलते हुए हंस हंसकर उन्हें ये सारी बातें बता रहा था। तभी वो गोल्फ का एक शॉट खेलता है तो उसकी स्टिक का अगला सिरा खुलकर पीछे खड़ी कार के शीशे को तोड़ देता है, जिसे देखकर तीनों दोस्तों को जल्दी जल्दी वहां से भागना पड़ता है। दरअसल पीटर ने अपना बदला लेने के लिए एड की गोल्फ स्टिक के पेच ढीले कर दिए थे। वो अपने दोस्तों को ये बताकर खूब हंस रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ती है जिन्हें एड ने अजीब से कलर में रंग दिया था। इस तरह पीटर और उसके नाना जी के बीच ये जंग ऐसे ही चलती रहती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करते जाते हैं। एक दिन एड एक स्टोर में जाकर पीटर की जासूसी के लिए एक ड्रोन खरीदता है। यहाँ उसकी मुलाकात डायना नाम की एक लेडी से होती है। डायना को जब एड की उसके ग्रैंडसन के साथ जंग के बारे में पता चलता है तो वो एड से काफी इंप्रेस हो जाती है और बातों बातों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद घर पर पीटर अपने तीनों दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलते हुए इस जंग की पूरी अपडेट उन्हें बता रहा था और दूसरी ओर एड पीटर की छोटी बहन चैनी से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो इस ड्रोन की मदद से पीटर की अगली चाल जानने के लिए उसकी जासूसी करना चाहता था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही उसका ये ड्रोन क्रैश हो जाता है और इसकी चपेट में बेचारी सैली आ जाती है, जिसे ये जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसके घर में एक खतरनाक जंग चल रही है। रात को पीटर अपने एक दोस्त की मदद से कहीं से एक असली सांप ले आता है जो काटता नहीं था। अब रात को अपने बिस्तर पर एड की आंख खुलती है और अपने बिस्तर पर एक जिंदा सांप देखकर वो जल्दी से एक छलांग मारकर बेड से नीचे उतर जाता है। जब सांप भी बिस्तर से उतरकर फर्श पर चलते हुए उसी की ओर आने लगता है तो डर के मारे एड खिड़की से निकलकर बाहर की ओर लटक जाता है।
लटकते ही उसकी पतलून उतरकर पैरों में आ जाती है और नीचे के कमरे में खिड़की से जब पीटर के डैड ये खतरनाक नजारा देखते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि पहले उसकी पतलून ऊपर करूं या पहले उसे बचाऊं। मगर एड उसकी इस मुश्किल को खुद ही नीचे गिरकर आसान कर देता है। इस घटना के बाद सैली एड को एक मेडिकल इमरजेंसी डिवाइस पहनने के लिए देती है और कहती है कि आप जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो इसका ये बटन दबा देना और एक मेडिकल टीम आपकी हेल्प के लिए तुरंत पहुंच जाएगी। सैली के जिद करने की वजह से एड को ये डिवाइस लेनी ही पड़ती है, मगर पीटर की इस हरकत से आज वो बहुत गुस्से में आ गया था और जल्द से जल्द उसे इसका सबक सिखाना चाहता था। उसे ये डिवाइस देकर सैली कार से अपने काम पर जाने लगती है कि तभी रात वाला वो सांप पीछे से आकर उसकी गर्दन से लिपटने लगता है। डर के मारे पहले तो सैली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर एक झटके से वो सांप को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर जा गिरता है और इस हरकत की वजह से पुलिस वाला उसकी गाड़ी का चालान भी कर देता है। घर पर एड पीटर के कंप्यूटर पर उसका बना बनाया ऑनलाइन गेम बिल्कुल तहस नहस कर देता है, जिससे पीटर भी अब तिलमिला उठता है। मगर एड अब उसे अपने रूम में बुलाकर उसके सामने एक शांति प्रस्ताव रखता है, जिसकी मीडिएटर पीटर की छोटी बहन जेनी होती है। पीटर भी शांति प्रस्ताव के लिए राजी था, क्योंकि उसका ऑनलाइन गेम तबाह होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि एड ने मीडिएटर जेनी को कुकीज की रिश्वत देकर पहले ही अपनी साइड कर रखा था और वो हर बात पर उन्हीं की साइड ले रही थी, तो ये देखकर पीटर ये शांति प्रस्ताव ठुकराकर गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन एड उसे रोककर समझाता है कि जेनी को कुकीज दी गई थी, ये बात सच है, लेकिन शांति प्रस्ताव के अलावा हम दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जंग कोई गेम नहीं है। जंग में लोगों का नुकसान होता है, लोग घायल होते हैं और मारे भी जाते हैं, इसलिए हमें इसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। पीटर पूछता है कि कैसा रास्ता, जिस पर एड कहता है कि कोई भी ऐसा कंपटीशन या गेम रखते हैं जिसे जीतने वाला ही ये जंग भी जीत जाएगा और ये रूम भी उसी का हो जाएगा। पीटर मान जाता है और वो एड को डॉज बॉल गेम का चैलेंज देता है। पीटर की टीम में उसके स्कूल के तीनों दोस्त थे, जबकि एड अपनी टीम में अपने दोस्तों के साथ ही ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाली अपनी नई दोस्त डायना को भी लेकर आया था। इस तरह मैच का पहला राउंड शुरू होता है और दोनों टीम बीच में रखी अपनी अपनी बॉल को उठाने के लिए तोड़ते हैं। लेकिन एड की बूढ़ी और कमजोर टीम के सामने पीटर की टीम बहुत फास्ट थी, इसलिए वो अपनी अपनी बॉल्स के साथ साथ एड की टीम की सारी बॉल्स भी उठाकर भाग जाते हैं और डबल बॉल से अटैक करके एड की टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट करके बड़ी आसानी से ये पहला राउंड जीत जाते हैं। एड की टीम को लगने लगता है कि इस तरह तो हम इनसे एक भी राउंड नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अगले राउंड में वो दिमाग से काम लेते हैं। इस बार वो बॉल उठाने के लिए भागते ही नहीं, और जब पीटर की टीम बॉल मारकर उन्हें आउट करने की कोशिश करती है तो वो आराम से बॉल कैच करके एकदम से उन्हीं पर काउंटर अटैक कर देते हैं। पीटर की टीम ने इस अचानक हुए अटैक की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए एक एक कर वो सब आउट हो जाते हैं और ये दूसरा राउंड एड की टीम अपने नाम कर लेती है। अब फाइनल राउंड में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती है। दोनों टीमों के 3-3 खिलाड़ी आउट होकर बाहर हो जाते हैं और अब एक दूसरे के सामने होते हैं सिर्फ एड और पीटर। वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दोनों ही बॉल को कैच कर लेते हैं। इसी के साथ गेम का जो फिक्स टाइम था वो पूरा हो जाता है और गेम टाई होने की वजह से एड और पीटर की इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाता। इस तरह ये जंग अभी भी जारी रहती है और एक दिन जब पीटर अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने वाला था तो जाने से पहले वो सोते हुए एड के गले में पड़े उस मेडिकल इमरजेंसी डिवाइस का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से उनके निकलते ही एक मेडिकल इमरजेंसी टीम की गाड़ियां उनके घर में आ जाती हैं और वो लोग सोते हुए एड को दबोच कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद किसी तरह उनसे छूटकर एड एक टैक्सी पकड़कर सीधा पीटर के स्कूल के सामने पहुंच जाता है और पीटर को देखते ही उससे कहता है कि गाड़ी के अंदर आकर बैठो। पीटर एड के साथ घर पर जो कांड करके आया था उसकी वजह से वो डरते डरते कार में बैठता है और किसी प्रोफेशनल किलर जैसे दिखने वाले कार के ड्राइवर को कार शहर से बाहर की ओर ले जाता देखकर वो डर के मारे कांपने लगता है। उसके बार बार पूछने पर भी एड जब खामोश ही रहता है तो अब उसे यकीन हो जाता है कि आज तो उसका काम तमाम होने वाला है। लेकिन शहर के बाहर एक झील के किनारे पहुंचकर जब एड उसे कहता है कि काफी दिनों से मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने की सोच रहा था, इसलिए चलो साथ में मछली पकड़ते हैं। ये सुनकर पीटर बड़े सुकून की सांस लेता है और बहुत खुश भी होता है। इस तरह एक बोट पर बैठकर वो थोड़ी ही देर में बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक फॉरेस्ट रेंजर की बोट तेजी से अपनी ओर आती देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ मछली पकड़ना इलीगल है। अब एड भी जल्दी से बोट को किनारे की ओर दौड़ाता है और बाहर उनका इंतजार कर रहा टैक्सी ड्राइवर जल्दी से उन्हें लेकर वहां से भाग जाता है। वापस आते हुए रास्ते में एड पीटर को एक घर दिखाता है और बताता है कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने ऐसे कई घर बनाए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इस वाले घर को मैं बेचने वाला हूँ। इसके बाद रात को वो दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी जंग अब यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन एड जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के साथ ही वो अंदर की ओर लुढ़क जाता है और ये देखते ही पीटर वहां से अपने रूम की ओर भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में वो लड़का रॉकी पीटर को परेशान करने के लिए उसके बैग की चेन खोलता है।
हर बार वो उसके बैग में उसका खाना भर देता था, लेकिन आज चैन खोलते ही इसमें से मैंगो जूस जैसी किसी चीज से उसका पूरा चेहरा पीला पीला हो जाता है। ये पीटर के लिए एड का किया हुआ एक प्रैंक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस प्रैंक की वजह से उस लड़के के हाथों पीटर की इतनी पिटाई हो जाएगी। दूसरी ओर एड को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक फ्यूनरल में जाता है, लेकिन यहाँ उसका फोन अचानक बहुत तेज आवाज से बजने लगता है और इसे जल्दी से बंद करने की हड़बड़ाहट में फोन लाश के पास ही कैफीन में गिर जाता है। काफी ड्रामे के बाद उसे फोन तो मिल जाता है, लेकिन हर कोई अब गुस्से में उसे ही घूर रहा था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और उसका दोस्त जेरी सबसे कहने लगता है कि मैं उस आदमी को नहीं जानता, वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं। अब पीटर की छोटी बहन जेनी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए एड और पीटर मिलकर घर को सजाने की तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ एड पीटर को समझाता है कि तुम्हारी बहन का जन्मदिन हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए उस दिन हथियार डालकर हमें एक दिन का सीज फायर कर देना चाहिए। पीटर भी इसके लिए हाँ कर देता है और दोनों इस बात पर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तभी एड की नजर पीटर के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ती है और पीटर से उसे ये पता लग जाता है कि स्कूल में रॉकी नाम का कोई लड़का रोजाना उसे परेशान करता है। वो पीटर को बिना कुछ बताए अपने दोस्तों के साथ रॉकी को स्कूल के बाहर घेर लेता है। उन तीनों के गैंगस्टर लुक को देखकर रॉकी बुरी तरह डर जाता है और माफी मांगते हुए कहने लगता है कि आज के बाद मैं किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसे सबक सिखाने के लिए वो तीनों दोस्त उसे कचरे के एक बड़े से डिब्बे में फेंक कर ही वहाँ से जाते हैं। अब जेनी का जन्मदिन आ जाता है जिसकी थीम क्रिसमस पर रखी गई थी। पीटर और उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये सीज फायर एक धोखा है और नाना जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, इसलिए पीटर भी सेंटा की कुर्सी के नीचे एयर बैग वाला बॉम्ब फिट कर देता है। उसे लगा था कि उसके नाना जी सेंटा बनकर आने वाले हैं, लेकिन सेंटा बनकर आता है नाना जी का दोस्त जेरी। ये देखकर पीटर उस एयरबैग को हटाने के लिए भी जाता है, लेकिन तभी किसी काम से उसके डैड उसे आवाज देकर बुला लेते हैं। अब पीटर को एक जगह एड भी दिख जाता है और वो उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक ले जाकर देता है। एड उसे थैंक यू कहकर जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक का ढक्कन खोलता है तो एकदम से उसका पूरा चेहरा इससे भीग जाता है। एड को गुस्सा तो आता है, मगर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक है, पीटर का इसमें कोई हाथ नहीं लगता। थोड़ी देर बाद एड भी पीटर के पास जाकर उसे खाने के लिए कुकीज देने लगता है, लेकिन वो इसे कोई चाल समझकर कुकीज लेने से मना कर देता है। लेकिन वो एक केचप की बोतल उठाता है और उसका सारा केचप एड के कपड़ों पर गिराने के बाद ऐसे दिखाता है जैसे ये सब उससे गलती से हो गया हो। मगर एड भी अब पलटवार करता है और एक दूसरी बोतल का केचप पीटर के कपड़ों पर गिरा कर कहता है कि मैंने भी ये जानबूझकर नहीं किया। दोनों अब एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी सैली कहती है कि लाइट्स ठीक से जल नहीं रही हैं, कोई जाकर देखो कि उसके वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनकर एड एक जगह सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाता है और एक जगह से कटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश में लग जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच बंद करके ऊपर गया था, लेकिन पीटर को लगता है कि इसी की वजह से लाइट्स में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो एड का ध्यान किए बिना ही मेन स्विच चालू कर देता है, जिससे एड को करंट लग जाता है और वो सीढ़ी समेत हवा भरे हुए प्ले हाउस पर आ गिरता है। अब वो चिल्लाते हुए सबके सामने ही कहने लगता है कि पीटर तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे बीच डील हुई थी कि जेनी के जन्मदिन पर हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे। पीटर कहता है कि मेरा यकीन करो नाना जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मगर उसके इतना कहते ही कुर्सी पर बैठा सेंटा भी जब अचानक हवा में उड़कर नीचे आ गिरता है तो सब लोग अब पीटर को ही देखने लगते हैं। पीटर भी इस वाले प्रैंक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि तभी सेंटा की वजह से एक जगह थोड़ी सी आग लग जाती है, जिसे देखकर सब लोग हड़बड़ाने लगते हैं, लेकिन पीटर समझदारी दिखाते हुए आसानी से इसे बुझा देता है। मगर इस दौरान जेनी के जन्मदिन का केक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और एक पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगता है। पीटर इस पेड़ के नीचे आने वाला था, लेकिन तभी एड उसे धक्का देकर बचा लेता है और सारी चोट उसे ही लग जाती है। इसके बाद एड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसे बस थोड़ी बहुत मामूली चोटें आई हैं। लेकिन अब सैली उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच ये सब चल क्या रहा था। एड कहता है कि सब मेरी गलती थी, मगर मेरे पास उतने पैसे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे घर में जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक कर दूंगा। ये सुनकर सैली कहती है कि बात पैसे की या घर के नुकसान की नहीं है। डैड, आपको अगर हमारे साथ रहने में इतनी परेशानी थी तो ये पहले ही बता देना चाहिए था। हमें लगने लगा था कि हमारे साथ रहकर आप मॉम की मौत के गम से बाहर निकलने लगे हो, लेकिन हम गलत थे। आपको तो बस अकेले ही रहना पसंद है। तभी वहाँ पर अपने डैड के साथ जेनी भी आ जाती है। एड उसके जन्मदिन को खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो सब उसे आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाहर उदास बैठा पीटर भी उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे डांट देती है और कहती है कि जो कुछ भी तुमने उनके साथ किया है उसकी सजा के लिए तैयार रहना। इसके बाद वो एड को घर ले जाने के लिए फिर से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो खुद ही थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गया है। ये सुनते ही वो जल्दी से घर आकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो यहाँ भी नहीं मिलता और उसका फोन भी नहीं लगता तो वो सब पीटर के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं कि उसी की वजह से नाना जी हमें छोड़कर चले गए हैं। अचानक पीटर को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए होंगे। वो सबको लेकर एड के उसी घर के सामने पहुंच जाता है, जिसके बारे में एड ने बताया था कि वो इसे बेचने वाला है।
यहाँ आते ही पीटर कहता है कि ये सब मैंने ही शुरू किया था, इसलिए मैं ही इसे खत्म करूंगा। ये कहकर वो कार से उतरकर दौड़ता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है और एड को देखते ही उससे कहता है कि नाना जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, वापस चलो, वो आपका रूम है और आपका ही रहेगा। ये सुनकर एड मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं पीटर, वो हमेशा से तुम्हारा ही रूम था, मैं तो बस कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर उसमें रहने आ गया था। इस बात पर पीटर की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए वो रूम, मैं स्टोर रूम में बहुत खुश हूँ, आप बस घर वापस चलो। वो कहता है कि सब मेरी गलती थी, इसे सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर एड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं, गलती हम दोनों की ही थी, तुम बस अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन पीटर अब भरी हुई आंखों के साथ कहने लगता है कि शायद असली जंग भी ऐसे ही शुरू होती होगी और फिर चलती ही जाती होगी। आपका दुश्मन आपके साथ कुछ बुरा करता है और उसके जवाब में आप उसके साथ उससे भी बुरा करते हो। वो आप पर हमला करता है, आप उस पर हमला करते हो और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर एक दिन कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर दूर खड़ी सैली और एड बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद पीटर के आंसू पहुंचते हुए एड उसे अपने दिल की बात बताता है कि तुम्हारे साथ ये खेल खेलते हुए मैं भी एक बच्चा बन गया था और तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से थे, जिनकी वजह से तुम्हारी नानी की मौत के गम से उबरने में मुझे बहुत मदद मिली। पीटर भी कहता है कि मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आया, लेकिन फिर वो उदास होकर उनसे कहने लगता है कि नाना जी प्लीज घर चलो ना। एड मुस्कुराकर उसे गले लगा लेता है और अपने लिए पीटर का प्यार देखकर उसकी भी आंखें भर आती हैं। अब इसके 3 महीने बाद दिखाया जाता है कि हर वीकेंड की तरह आज भी पीटर एड के साथ मछली पकड़ने जाने की तैयारी कर रहा होता है। एड भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन पीटर को देखते ही वो उससे कहता है कि सॉरी, आज हम फिशिंग के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज मुझे किसी दोस्त के साथ जाना पड़ रहा है, लेकिन अगले वीकेंड हम जरूर फिशिंग के लिए चलेंगे। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। पीटर खिड़की से देखता है कि उसके नाना जी ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाली अपनी उस नई दोस्त डायना के साथ डेट पर जा रहे हैं। जाते हुए वो उसे देखकर हाथ हिलाने लगते हैं, लेकिन पीटर की आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था कि उन दोनों के बीच फिर से एक नई जंग शुरू होने वाली है। एड उसके गुस्से को नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी वो डायना के हाथ में हाथ डालकर सामने खड़ी टैक्सी की ओर बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे एक नई जंग छेड़ने के लिए वो पीटर को जानबूझकर उकसा रहा है, क्योंकि पीटर के साथ पिछली जंग में एड को बहुत मजा आया था।